बेटे अब हम करेंगे फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज। कंपनीज मतलब जिनके आगे लिमिटेड वर्ड लगता है। कंपनीज आपको पता है दो प्रकार की होती है, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड। तो अब ना शेड्यूल 6 आ गया नया, जिसके हिसाब से हमने बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाना है। तो सबसे पहले हमने समझना है इस चैप्टर्स में है क्या। एक तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट का फॉर्मेट सीखना है अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 6, नया वाला, न्यू कह दो, ठीक है। उसके बाद कुछ ये कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके मीनिंग और मतलब हमने सीखने, तब जाके हमारा पूरा फाइनल अकाउंट होगा। तो सबसे पहले मैं आपसे जो चर्चा करूंगा वो किस चीज की करूंगा, बैलेंस शीट की और प्रॉफिट एंड लॉस की। प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है वो एक प्रकार का फ्लो स्टेटमेंट होता है। क्या होता है? फ्लो स्टेटमेंट। फ्लो स्टेटमेंट का मतलब होता है ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम का होता है, जैसे 1 ईयर का। इसलिए जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं तो उसके साथ ऐसे लिख देते हैं, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013। यानी इसका मतलब हुआ कि अगर हम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013 का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, तो बेसिकली हम 1 अप्रैल 2012 से लेकर 31 मार्च 2013 की इनकम्स और एक्सपेंसेस दिखा रहे हैं, क्योंकि ये कौन सा स्टेटमेंट है? फ्लो स्टेटमेंट। जो बैलेंस शीट होती है वो स्टॉक स्टेटमेंट होता है। क्या होता है? स्टॉक स्टेटमेंट। स्टॉक का मतलब होता है एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, फ्लो का मतलब होता है फॉर अ पीरियड, और स्टॉक का मतलब होता है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। इसलिए जब बैलेंस शीट बनाते हो तो उसके साथ क्या लिखते हो? एज ऑन 31 मार्च 2013। यानी बैलेंस शीट जो है वो 31 मार्च 2013 की है, ना 10 दिन पहले की, ना 5 दिन 2 दिन बाद की। वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बैलेंस शीट है, राइट जी। और फाइनल अकाउंट्स में 2 स्टेटमेंट्स ही बनते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। एक स्टेटमेंट और बनता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, पर मेन प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। इसमें आप कुछ पूछना चाहें? अब हम बात करते हैं बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट का ये नया फॉर्मेट है। बैलेंस शीट जो है लायबिलिटी साइड को मेन 4 हेड्स में क्लासिफाई करती है। मेन हेडिंग होता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, और पहली आइटम होती है शेयर होल्डर्स फंड्स। शेयर होल्डर फंड्स। दूसरी होती है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। तीसरी होती है नॉन करंट लायबिलिटीज। चौथी होती है करंट लायबिलिटीज। आइए थोड़ी सी चर्चा करते हैं। यानी इसका मतलब लायबिलिटी साइड जो है, उसके हम कितने टुकड़े कर सकते हैं? बेसिकली हेड्स 4। पहला होता है शेयर होल्डर्स फंड, ओनर्स का पैसा। आप चाहे तो साथ साथ लिखते रहें और डायलॉग्स भी लिख लें। ओनर्स का पैसा। दूसरा होता है एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, यानी लोगों ने शेयर्स अप्लाई तो कर दिए पर कंपनी ने अभी अलॉट नहीं किए। फिर होता है तीसरा आइटम नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज होती हैं फॉर अ पीरियड ग्रेटर देन 1 ईयर। और लास्ट हेड होता है करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज होती है फॉर अ पीरियड लेस देन और इक्वल टू 1 ईयर। राइट। इसके हम 3 टुकड़े कर देते हैं। सबसे पहले शेयर कैपिटल, दूसरा रिजर्व्स। क्या? रिजर्व्स। तीसरा जो ये होता है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, ये आपको नॉर्मली नहीं मिलेगा। क्वेश्चन में आपको कितने मिलेंगे नॉर्मली? पहले 2।
तो मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। ठीक है, अगर हो तो आप इसको लायबिलिटी साइड पे दिखा दें। फिर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये भी नॉर्मली आपको नहीं मिलेगा। इसका मतलब होता है कि लोगों ने शेयर अप्लाई कर दिए पर हमने अभी अलॉट नहीं किया, राइट। इसका कोई सब हेडिंग नहीं। इसके 4 सब हेडिंग है। कितने? 4। पहला है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, इसमें आ जाएंगे डिवेंचर्स, बॉन्ड्स वगैरह सब। फिर है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ये आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर एक स्टैंडर्ड भी है, जब आप पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक। फिर तीसरा आता है अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। और चौथा आता है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ठीक। अब बच गई हमारी करंट लायबिलिटीज। इसके लिए मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूं, जगह कम है ना, ताकि आपको डिफरेंस दूर से। ठीक है, चलेगा, राइट। जैसे इसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स था, किसमें? करंट लायबिलिटीज में, नॉन करंट लायबिलिटीज में। तो करंट लायबिलिटीज में हो जाएगा सेम शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। क्लियर हो गया? जैसे थर्ड आइटम ऊपर वाले में क्या है? अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, यहां हो जाएगा अदर शॉर्ट टर्म या करंट लायबिलिटीज कह दीजिए, एक ही बात, राइट। अदर करंट लायबिलिटीज। और चौथा शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। अगर आप देखेंगे ये तीनों आइटम्स नॉन करंट लायबिलिटीज के साथ मैच कर रही है। सेकंड आइटम में डिफरेंस होता है, वहां था डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, यहां हो जाता है ट्रेड पेबल्स। क्या हो जाता है? ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स में आ जाता है क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। अब आप लिख सकते हैं 2-4 बातें ताकि आपको क्लियर रहे। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आ जाएगा बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, बैंक लोन्स। ठीक। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का हल्का सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। होता क्या है, हल्का सा, बाकी डिटेल में जब इसका स्टैंडर्ड पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। आपको पता होना चाहिए कि इनकम टैक्स के रूल्स अलग होते हैं और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रूल्स अलग होते हैं। तो कई बार क्या होता है कि इनकम टैक्स के हिसाब से हमारा प्रॉफिट कम आ रहा है और अकाउंट्स के हिसाब से हमारा प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है। तो टैक्स तो हम इनकम टैक्स के हिसाब से जो प्रॉफिट निकलेगा उस पर देंगे, यानी अकाउंट्स में प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है पर हमने प्रॉफिट किस पे दिया? इनकम टैक्स के हिसाब से जो प्रॉफिट निकाला जो कि कम है। तो इसका मतलब आज हम कम टैक्स दे रहे हैं तो फ्यूचर में ज्यादा देना पड़ेगा। दिमाग लगाओ भाई, आज हम क्यों कम दे रहे हैं? क्योंकि कुछ खर्चे इनकम टैक्स ने हमें इस साल अलाउ कर दिए पर हम उसको अकाउंट्स के अंदर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम राइट ऑफ कर रहे हैं। तो आज इनकम टैक्स में हमने ज्यादा खर्चे दिखाए, अकाउंट्स में कम। कल इनकम टैक्स में खर्चे नहीं दिखाएंगे क्योंकि वो तो माइनस कर ही चुके हैं, और इन अकाउंट्स में हम दिखाएंगे तो कल को हमें इनकम टैक्स के हिसाब से क्या देना पड़ेगा? ज्यादा टैक्स। तो उसको हम बोल देते हैं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। यानी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कब आती है? बोलो, जब अकाउंटिंग प्रॉफिट के मुकाबले टैक्सेबल प्रॉफिट कम हो। अकाउंटिंग प्रॉफिट मतलब जो अकाउंट्स हमने शेयर होल्डर्स को देने, उनके लिए कितना प्रॉफिट निकला है, उनके हिसाब से क्या प्रॉफिट निकाला है। और टैक्सेबल प्रॉफिट मतलब इनकम टैक्स के हिसाब से क्या निकला। तो मेरा ख्याल आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा इसका मतलब, राइट। फिर अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी मतलब कोई भी लायबिलिटी हो लॉन्ग टर्म की जो बाकी 3 हेड्स में नहीं आ रही, उनको हम यहाँ दिखा देंगे। और कोई लॉन्ग टर्म प्रोविजन हो तो फिर वो लॉन्ग टर्म प्रोविजन में आ जाएगा। करंट लायबिलिटीज के भी यही हेड है, बस इसमें एक ट्रेड पेबल्स आ जाता है नॉन करंट लायबिलिटी में डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी की जगह। ट्रेड पेबल्स होता है डेटर, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल।
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो है वो अदर करंट लायबिलिटीज में आएंगे। कहाँ आएंगे? शॉर्ट टर्म बोरिंग में 1 साल से छोटी बोरिंग आ जाएगी, जैसे कैश क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सब आ जाएगी। अच्छा लगा आपको बैलेंस शीट का? और शॉर्ट टर्म प्रोविजन में जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स आ गया करंट ईयर का, कैसा लगा? इसमें एक बात चर्चा की मैं करना चाहूंगा, 2-3 बातें। पहली बात, नए फॉर्मेट के अंदर प्रपोज डिविडेंड जैसे कॉन्सेप्ट को थोड़ा इग्नोर किया गया। क्या किया गया? इग्नोर किया गया। मतलब वो कहते हैं भी प्रपोज डिविडेंड बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाए। पर अगर आपको क्वेश्चन में प्रपोज डिविडेंड दिया जाता है प्रोवाइड करने के लिए, तो फिर आप इसको शॉर्ट टर्म प्रोविजन में दिखाना। किसमें दिखाना? क्योंकि ऐसा है ना, वो शॉर्ट टर्म प्रोविजन ही होता है। इस साल आपने प्रपोज किया, फिर विद इन 6 मंथ एनुअल जनरल मीटिंग हो जाएगी और उसके बाद वो पे हो जाएगा, तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन हो गया ना। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, कोई है ही नहीं प्रोविजन फॉर कोई है ही नहीं प्रपोज डिविडेंड, तो आपको कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। पर अगर प्रपोज डिविडेंड क्वेश्चन के अंदर बोला गया, तो फिर आप किसके अंडर दिखाएंगे? शॉर्ट टर्म प्रोविजन। कैसा लगा? शेयर वारंट होता है, कई बार ना हम शेयर्स नहीं देते, उसकी जगह वारंट दे देते हैं और होल्डर से कहते हैं कि कुछ पीरियड बाद इन वारंट्स के अगेंस्ट हम आपको शेयर दे देंगे। जैसे शेयर वारंट पे लिखा होगा, जैसे मान लो मैंने एक शेयर वारंट पे लिख दिया कि मैं तुम्हें 1 साल बाद तुम चाहो तो 30 रुपए का एक शेयर दे दूंगा। रिपीट, कब? 1 साल बाद या 2 साल बाद या 3 साल बाद। तो आपके पास जो शेयर वारंट है, 3 साल बाद जब वो टाइम पूरा होगा, आप कंपनी को 30 रुपए दोगे, आपको एक शेयर मिल जाएगा। भले उस डेट को उस शेयर का बाजार में रेट 100 रुपए हो, कम होगा तो फिर आप लोगे ही नहीं। लोग आप मतलब शेयर होल्डर्स, ज्यादा होगा तो वारंट होल्डर्स एक्सरसाइज कर लेंगे, तो उसके अगेंस्ट कोई पैसा आया है तो फिर वो हो जाएगा। कैसा लगा? एक पॉइंट मैं और कहना चाहूंगा, नए फॉर्मेट के अंदर मिसलेनियस एक्सपेंडिचर नॉट रिटर्न ऑफ होते थे ना, जो पुरानी बैलेंस शीट में एसेट साइड का लास्ट हेड होता था, 12th में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर नॉट रिटर्न ऑफ। उसको कहां दिखाया जाएगा, इसकी चर्चा नहीं करी गई। पर अगर आप इंटरनेट पे देखें, सीए का मॉड्यूल देखें, तो आपके समझ में ये आएगा कि इसके 2 ट्रीटमेंट पॉसिबल है। कितने? एक ट्रीटमेंट तो है कि रिजर्व्स में से माइनस कर दो। किसमें से? रिजर्व्स का जो नोट बनेगा उसमें से इसको माइनस कर देना। एक ट्रीटमेंट तो ये, और दूसरा ट्रीटमेंट जो मैं देख रहा हूं बुक्स में करते हैं, वो उसको नॉन करंट एसेट्स में दिखा देते हैं। किसमें? अदर नॉन करंट एसेट्स में दिखा देते हैं। किसमें दिखा देते हैं? अभी एसेट साइड पढ़ेंगे ना तब बताएंगे। आगे मेरी बात सुन, तो आपने ये बातें लिख ली? आपने लिखी नहीं है शायद, कि प्रपोज डिविडेंड हो अगर क्वेश्चन में, तो शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में दिखाना है, और अगर मिसलेनियस एक्सपेंडिचर नॉट रिटर्न ऑफ हो तो उसके 2 ट्रीटमेंट संभव है। एक, रिजर्व्स के नोट में से माइनस कर दे, 2, अदर नॉन करंट एसेट्स में दिखा दे। आपको अच्छा लगा मेरा बैलेंस शीट बताने का तरीका? पूरा डिटेल में डिस्कस कर दी लायबिलिटी साइड, है बेटा? कुछ इसमें आपको कमी लगी हो, कोई चीज समझ ना आई हो? अच्छा लगा? मतलब क्लियर है? थोड़ा बच्चे भूल जाते हैं ना, इसलिए मैंने पूरा लिख के आपको समझाया। और इसका फॉर्मेट ऐसे हो जाता है, हर चीज का ना एक नोट बनेगा। रिपीट, जैसे शेयर कैपिटल है तो उसका एक नोट बन जाएगा, नोट 1। रिजर्व्स है, उसका नोट बन जाएगा, नोट 2। और बैलेंस शीट के एंड में, रिपीट, सारे नोट्स की डिटेल आ जाएगी। शेयर कैपिटल, नोट नंबर, हेडिंग हो गया 1, ठीक। इसी तरह नोट नंबर 2 रिजर्व्स, समझ गए? फिर उसके अंदर उनकी डिटेल होगी, और इसका सम टोटल कहां आ जाएगा? बैलेंस शीट। अब मेरी बात सुनो, एग्जाम में आपको सारे नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। जिसमें मल्टीपल आइटम्स हो, रिपीट, उसके नोट्स बना लेना। जिसमें सिंगल आइटम हो भले मत बना, पर अगर वहम आए तो उसका भी बना लो। ये तो बेटे आपको देखना है ना, पेपर टाइम से फिनिश करना है, हिसाब से तो सबके नोट्स बनने चाहिए। नहीं मेरी बात समझ? अब जैसे सिर्फ डिवेंचर्स हैं, रिपीट, तो हिसाब से लॉन्ग टर्म बोरिंग में नोट बनना चाहिए डिवेंचर्स का,
कई बच्चे क्या करते हैं, कई बुक्स में क्या करते हैं, वो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के ब्रैकेट में ऐसे डिवेंचर लिख के 10 लाख रुपए लिख देते। अब वो कहते हैं एक आइटम के लिए क्या नोट बनाए, पर प्रैक्टिकली तो बनना चाहिए। ये अब आपको तय करना है कि आपने हर चीज का नोट बनाना है या नहीं बनाना। अगर आपकी स्पीड बहुत फास्ट है तो आप हर चीज का नोट बनाए। आपको लगे कि हर नोट बनाने के चक्कर में पेपर छूट जाएगा तो फिर ना बनाए, क्योंकि एक आध नंबर अगर एक्स्ट्रा मिलेगा यहाँ पर तो 4-5-10 नंबर आपके क्वेश्चन छूटने से रह जाए। अब बताइए आपको आनंद आया कि नहीं आया? थोड़ा क्लियर है पूरा? नहीं, मजाक की बात है, सीरियसली। कोई आइटम आपको ना क्लियर हुई? इसका आप गाना भी लिख सकते हैं, आपको याद हो जाएगा। 3-1-4-4 लिख लीजिए। 3-1-4-4। 3 हो गया शेयर होल्डर्स फंड, 1 हो गया एप्लीकेशन मनी, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड पेंडिंग अलॉटमेंट, 4 हो गई नॉन करंट लाइबिलिटीज और 4 हो गई करंट लाइबिलिटीज। मैक्सिमम 3-1-4-4। नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी देखिए लगभग सेम है। नॉन करंट में लॉन्ग टर्म है, करंट लाइबिलिटी में सब चीजें शॉर्ट टर्म है। एक चीज का फर्क है, नॉन करंट लाइबिलिटी में डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी है और करंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेपर्स। आप देखेंगे मैंने उसका कलर भी ब्लैक किया हुआ, ब्लू कलर वाली आइटम्स लगभग सेम है। कोई डाउट? तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन है पहले ऐसा आप एक ब्लैंक फॉर्मेट बना लें। क्या बना लें? और उसके बाद क्वेश्चन पढ़ें। जिसमें भी मल्टीपल आइटम है उसका क्या बना लें? नोट। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं जिससे आपको बहुत अच्छा नजर आएगा। ठीक है, ये अब मैं अपने हिसाब से देख रहा हूं पहले कौन कौन सी आइटम्स है। शेयर कैपिटल तो एक ही है, चाहो तो इसका नोट बनाओ, चाहो तो ना बनाओ। क्यों? एक ही है। कितने की? 10 लाख। तो शेयर कैपिटल इधर आ जाएगी 10 लाख, ब्रैकेट में लिख दीजिए आप। रियल लाइफ में तो बनेगा, मैं फिर बोल रहा हूं, एग्जामिनेशन पैटर्न से आप छोड़ सकते हैं। अच्छा, उसके बाद रिजर्व्स की भी एक ही आइटम है, देखो और तो कोई है नहीं है, तो रिजर्व्स भी 12 लाख दिखा दीजिए बस। ठीक, क्लियर हुआ कि नहीं? एक मिनट, लैपटॉप पे चार्जर लगा दो। मजा आ गया? ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक ये आ गया एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट 1 लाख। ठीक, राइट। अब लॉन्ग टर्म बोरिंग्स भी एक ही है, 5 लाख। नहीं, बॉन्ड्स डिवेंचर्स वगैरह तो है नहीं कुछ, तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स भी 5 लाख दिखा दीजिए। समझ आ रहा है? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी भी एक ही है, 40,000। इसको भी दिखा दीजिए 40,000, राइट। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज भी एक ही है, और तो मुझे कोई दिख नहीं रहा। 1,40। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस भी एक ही है, 1,70। 1,70। अच्छा लगा? अच्छा, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स भी एक ही है, 1.5 लाख। ठीक। ट्रेड पेबल्स के लिए 2 आइटम्स है, ये नहीं, ये नहीं, ये 2 ट्रेड पेबल्स के लिए, हाँ कि ना? और अदर शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज में 2 है, एक ये और एक ये। और शॉर्ट टर्म प्रोविजन तो एक ही है, तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन तो 2 बीस डाल दो। अब इन दोनों के नोट बना लूंगा, इसको 1 कह देता हूं, इसको 2, चलेगा? तो नोट 1 ट्रेड
पेबल्स। क्या क्या थे? क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स आपको याद होगा 10 लाख थे, बिल्स पेबल 8 लाख, टोटल 18 लाख। कैसा लगा? आगे समझ में? चेक कर लीजिए। 10 और 8 है। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और अदर शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, नोट टू अदर करेंट लायबिलिटीज। ठीक, दो आइटम्स है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना, और अदर शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। $2,80,000, टोटल 3,80,000। देख लीजिए, ये है ना 1 और 2 से, तो 3,80,000 ही आ गया। अब लायबिलिटी साइड का टोटल बताएं। एग्जैक्ट, $57। बताइए कैसा लगा? तो आपने देखा, मैंने आपको पहले पूरी लायबिलिटीज प्रॉपरली ढंग से ऐसे समझाई, फिर मैंने आपको बताया कि किसी भी क्वेश्चन में आपने ऐसा ब्लैंक फॉर्मेट बनाना है, नोट्स उसके बाद। अभी एसेट्स मैंने नहीं सिखाया। अब इसमें डेट वेट नहीं बताइए, अदरवाइज आप यहाँ लिख देते बैलेंस शीट में। जैसे मान लो XYZ कंपनी है, क्या है, XYZ कंपनी लिमिटेड, और हमारा बैलेंस शीट का डेट 31 मार्च 2013 है। इस तरीके से आप इसको लिख दें। तो जिसमें सिंगल आइटम हो, मैंने आपको राय दी है, मैंने कहा नहीं ऐसा करना, आप उसका नोट मत बनाना, पर प्रैक्टिकली हिसाब से तो नोट आपको सबका बनाना। थम्स अप, श्योर, लिख लीजिए।